गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के शुरू में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम सब पढ़ने चल रहे हैं पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। खाने से तो सभी परिचित होंगे क्योंकि खाना सबका फेवरेट होता है। प्रत्येक प्रकार के पकवान लोग खाना पसंद करते हैं। तो हमारे इस पाठ में बच्चों देखना है हमें कि खान पान जो पकवान है, जो भोजन है, वो किस प्रकार हर एक क्षेत्र में जाके बदल जाता है, उसकी तस्वीर बदल जाती है। जबकि बदलती नहीं है, लेकिन कुछ जगहों की जो चीज़ें होती हैं वो फेमस होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आगरे का पेठा ना, दिल्ली के छोले और कुलचे। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो भोजन है वो कहाँ फेमस है, पहले उसका इतिहास कैसा था और क्या महत्व है उसका। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इस पाठ को लिखा किसने है। तो लिखा है प्रयाग शुल्क ने लिखा है इस पाठ को। और प्रयाग शुल्क जो लेखक है उन्होंने बताया है कि जो खान पान की जो तस्वीर है वो किस प्रकार बदल रही है। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल था, पर अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि जो दक्षिण भारत में जो भोजन है, दक्षिण भारत यानी साउथ के लोग ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, इडली, डोसा, सांभर, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब सिर्फ ये दक्षिण भारत में ही उपलब्ध नहीं है, ये अब विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में लोग बड़े चाव से इसको खा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और इसकी उपलब्धता भी फैल चुकी है, मतलब ये आसानी से मिल सकते हैं, हमें उपलब्ध हो चुके हैं। और जो ढाबा संस्कृति, जैसे जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं उसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, उसमें खाना खाते हैं। लेकिन जो ढाबा होते हैं उसमें जो हमारी समाज के निम्न लोग भी होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी होते हैं, वो भी जाके आसानी से भोजन कर पाते हैं। जो ढाबा संस्कृति चली है उसमें भी ये सारे विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध होते हैं। तो जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड का मतलब बहुत जल्दी तैयार होने वाला भोजन। जैसे नूडल्स, पैकेट फाड़ते हैं हम लोग और मसाले वगैरह डालते हैं और वो 2 मिनट में तैयार हो जाता है ना, जिसको 2 मिनट्स में वो तैयार हो जाता है। नूडल्स, बर्गर्स, सैंडविच, ये सारे जो हमारे फास्ट फूड हैं, ये पहले चाइनीज़ नूडल चाइना वगैरह में ज़्यादा लोग खाते थे और बड़े बड़े शहरों में ये सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन आप अब देखेंगे जो मेले लगते हैं, हमारे यहाँ मेले लगते हैं, छोटे छोटे मेले, तो ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होते हैं। वहाँ पे हमें नूडल्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने को। ठीक है, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जो 2 मिनट का नूडल्स पैकेट होता है, बोलते हैं ना कि 2 मिनट में मैगी तैयार, तो उससे अब बच्चे भी परिचित हो चुके हैं, बूढ़े भी परिचित हो गए, यानी सभी जानते हैं कि बहुत उसका विस्तार हो चुका है, क्योंकि उसका प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अब तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। लेकिन कितने भी आलू चिप्स हों, लेकिन जो लेस वगैरह का जो प्रचार होता है, विज्ञापन होता है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग उससे परिचित होते जा रहे हैं। गुजरात में गुजराती ढोकला, गांठियाँ भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। मतलब जो चीज़ें पहले एक जगह बस प्रसिद्ध हुआ करती थी, वो हर जगह उपलब्ध है। और मध्यम वर्ग मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर जो विविधता है, भोजन जो विभिन्न प्रकार की हैं, अलग अलग प्रकार, विभिन्नता मतलब क्या होता है, अलग अलग
प्रकार के भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, कस्बों तक पहुंच चुकी है। कस्बों मतलब जो कब्जे मतलब जो छोटे लोग होते हैं, निम्न लोग होते हैं, मतलब अब आसानी से जो केवल साहबी उच्च वर्ग के लोग, पहले अंग्रेज के लोग खाते थे ब्रेड टोस्ट करके, उसको ब्रेड और बटर रोस्ट करते थे उसको, लेकिन अब सब लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदलती तस्वीर से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। पहले व्यंजन अलग प्रकार के बनते थे, इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे, इतनी मशीन थी, फैक्ट्रियाँ नहीं थी कि चीज़ों को बनाए। लेकिन अब की पीढ़ी वो ज़्यादा प्रभावित हुई है। क्यों प्रभावित हुई है? क्योंकि उसको नहीं पता था कि पहले और भी व्यंजन कितनी वैरायटियाँ हुआ करती थी। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया में पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छूटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेड़े नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई थी उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा। फिर मौसम और ऋतु के अनुसार फलों खाद्यान्नों में व्यंजनों के पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों के पास रह गई। कहने का मतलब ये है कि अब जो फेमस हुआ करते थे आगरा के पेठे और अनेक प्रकार की चीज़ें, वो अब सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, तो वहाँ की डिमांड है थोड़ी सी कमी आ गई है, और लोगों के पास अब फुर्सत नहीं है कि जो मौसमें बदलती हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, उसी का पकवान बनाते हैं, लेकिन अब किसी के पास फुर्सत नहीं रहेगी। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलका और उनसे व्यंजन तैयार करना समुचित दुसाध्य मतलब कठिन, दुसाध्य मतलब होता है कठिन। कहने का मतलब है कि जो खरबूजा हम लोग खाते हैं तो उसमें से जो बीज निकलता है, महिलाएं पहले क्या करती थी, उस बीज को निकालती थी, उसको फिर पानी से धुलती थी और उसको सुखाती थी और फिर कंटेनर में बंद करके उसको रख देती थी। जब घर में कभी पकवान या मीठी चीज़ बनती थी, हलवा बनता था या कुछ मीठे पकवान बनते थे, तो उस बीज का उसमें वो प्रयोग करती थी। तो अब बोल रहे हैं कि जब धीरे धीरे खान पान में इतना बदलाव आया है और गृहिणियाँ जब कामकाजी हो गई है, यानी बाहर का वो काम संभालने लगी, ऑफिस वगैरह या फिर स्कूल का काम संभालने, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि खरबूजे के बीज को सुखाएं और व्यंजन तैयार करें। तो यही सारे कारण हैं कि उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आया है खान पान में। ठीक है, यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं ना। जो हमारे यहाँ के स्थानीय व्यंजन है उसमें अब कमी आई है, लेकिन जो देश और विदेश से नए नए डिश हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, नए नए खानों को सीखते हैं, उसको प्रयोग करते हैं और उसको अपनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, मतलब कितनी जल्दी खाना तैयार हो जाए। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जो व्यंजन आसानी से बन जाए लोग उसको ज़्यादा अपनाते हैं कि हमारा टाइम बचे, लेकिन जो जटिल प्रक्रिया है, जिसको बनाने की कठिन प्रक्रिया है पकवान की, वो सारे व्यंजन कभी कभार बनाए जाते हैं। अब शहरी जीवन में जो लगभग भागम भाग है, उसको देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता था, उन्हें बनाने पकाने में बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। इतनी महंगाई आ गई है कि जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी मिलने लगी है। तो लेखक बोल रहे हैं कि महंगी चीज़ों को बनाने के बारे में जो आम जनता है क्यों नहीं सोचेगी, उसको 10 बार सोचेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अब औरतें हैं, उनके पास अब समय नहीं है कि घर की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें बनाएं। अब
जितनी जल्दी खाना बन सके, जितनी जल्दी भोजन तैयार हो सके, उस क्रियाओं को अपनाया जा रहा है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक गुण भी हैं, ठीक है, सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाली विविध व्यंजन की विधियां उपलब्ध हैं। जो गृहिणियां हैं, घर में जो औरतें हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको अब जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन की आराम से यूट्यूब पे पुस्तिकाओं में सारी विधियां उपलब्ध हो जा रही हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजन जानने का सुयोग मिला है। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, वो फॉरेन में क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, या तो नेट पे सर्च करते हैं, आसानी से मिल जाता है और उसके बारे में आसानी से हम लोग जान पाते, जबकि पहले के लोग ऐसे नहीं जान पाते थे। वो स्थानीय व्यंजन को ही ज़्यादा महत्वता देते थे और बहुत कम चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह एक भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरियों, तबादलों का एक जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन के डब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न देश के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। आज़ादी के बाद जो उद्योग धंधे, नौकरी, जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी खास पहचान साथ में, उसके यहाँ, उसके शहर में क्या चीज़ें प्रसिद्ध है, लोग क्या बनाते हैं, इससे क्या होता है, उनके विचारों और खान पान में भी ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है। बताते हैं लोग कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो उसके कारण खान पान की जो चीज़ें थी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुँची ना। व्यक्ति एक प्रदेश से, एक राज्य से दूसरे जगह अगर जाता है जॉब के लिए, तो अब जैसे कि बिहार के लोग जाएंगे तो अपने यहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं वो अन्य जगह जाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें फेमस है, तो वहाँ के लोग भी उस चीज़ से अवगत होंगे, जानेंगे उसको और उसको ट्राई करेंगे बनाने का। और बोल रहा है कि स्कूलों में तो अलग अलग जगह के लोग आके, बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, और उनके यहाँ जो बनाने वाले होते हैं, उनकी मदर, उनकी माता, वो भी कहीं दूसरी जगह से आई होती है। तो लेकिन एक साथ बोलने का मतलब है कि जो मध्यवर्गीय एक दूसरों से हम क्या करते हैं, जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में भी हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज मिलते हैं। जो खान पान के माध्यम से हमारे जो फ्रेंडशिप होते हैं, इससे भी क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय एकता ना। विभिन्न प्रकार के राज्यों से आके लोग एक साथ रहेंगे, साथ में खाएंगे और अपने खानों के बारे में बताएंगे, आपके यहाँ का भोजन अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, ये आपसी प्रेम बढ़ता है, जो ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय एकता की नई बीज बो रहा है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हो, ठीक है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजन की पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक के पुकारने का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएंगे तो यह दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। उत्तर भारत में जो व्यंजन फेमस हुआ करते थे, प्रसिद्ध हुआ करते थे, अब उनकी भी दुर्गति हो रही है। मतलब कहीं कहीं उनकी जो चीज़ें हैं जो फेमस हुआ करती थी, उनकी प्रसिद्धि में कमी होते जा रहा है और हमेशा बदलाव होता जा रहा है। खान पान में जैसे प्रकृति का नियम है हमेशा बदलाव का, तो वैसे ही जो खान पान का जो नियम है वो भी बदलते जा रहा है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब
खास दुकानों में तलाशा जाता है। जो उत्तर भारत में जो चीज़ें पहले आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब वो खास दुकानों में उसको तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने कथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिमी नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में हमारे बहुत ही अनुकूल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ें पहले आसानी से हमारे देश में, हमारे शहरों में उपलब्ध हो जाया करती थी, अब लोग उसको जब तक अपनाएंगे नहीं, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। छोड़ने का कारण ये है कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। तो यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद डगमग होता रहता है। मतलब हम लोगों ने देखा है कि पार्टियों और शादियों में जो भोजन तैयार किया जाता है वो एक साथ विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक साथ ले तो सभी को लेते हैं, लेकिन खाने में उनको क्या होता है, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या खाएंगे और उनका जो स्वाद होता है वो डगमगा जाता है बिल्कुल। ठीक है, खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और यही लग रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ें हमें मिश्रित विविध संस्कृति से बनी है, तो विभिन्न प्रकृति वाले भोजन हमें परोसना। जो प्राकृतिक भोजन है, जैसे हम लोग बनाते हैं उसको, ठीक है, हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले भोजन परोस लेना चाहते हैं। जैसे मीठे के साथ कई लोग नमकीन, एक भोजन एक थाली में हमें मैच करता हुआ खाना नहीं होता है। बहुत सारे लोग सब कुछ भर लेते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाएगा कि हमारे सेहत के लिए अच्छा होगा। लोग खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और मिश्रित भोजन को एक साथ एक ही प्लेट में ले लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो हमारे फायदे के लिए हैं या नुकसान के लिए हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, जो अलग अलग जगहों पे अलग जो खाना फेमस हुआ, जो उसकी संस्कृति बनी है, और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली, उसे तरह तरह से जानना जरूरी है। हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारी संस्कृति है उसे खोना नहीं है। पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए हमें अपनी संस्कृति नहीं खोनी है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए। मिश्रित संस्कृति से इसका तात्पर्य ये है लेखक का कि किस प्रकार हमारे जो घर में विभिन्न प्रकार के भोजन एक साथ तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारे घरों में इडली सांभर दक्षिण के भी भोजन तैयार किए जाते हैं और उत्तर भारत के भी व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? मिश्रित संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? फायदे हैं तो चिंतित क्यों है लेखक? चिंतित इसलिए हैं क्योंकि बदलाव भी इतना नहीं हो जाना चाहिए कि जो हमारी स्थानीय व्यंजन है वो अपनी महत्वता को खो दे। ठीक है, खान पान में स्थानीयता का क्या महत्व है, क्या अर्थ है? स्थानीय भोजन जैसे कि दिल्ली के छोले कुलचे, आगरे के पेठे ना, गुजरात का ढोकला, ये सारी चीज़ें क्या होती है? स्थानीय भोजन को दर्शाती है। ठीक है, निबंध से आगे जो हमारे प्रश्न दिए हैं वो बच्चों लिखा है, घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में कौन सी चीज़ें पकती हैं और क्या क्या चीज़ें बाजार से आती हैं। इनमें बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? बहुत सारी बाजार की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके माता पिता के बचपन में घर में बनती थी, तो आप उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा बच्चों कि यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से देखिए और उनका वर्गीकरण कीजिए। कौन से भोजन को उबाला जाता है, कौन से भोजन को सेका जाता है और कैसे पकाया जाता है। इन सारे प्रश्नोत्तर को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा खान पान की बदलती तस्वीर, उसमें हम लोग ने देखा कि लेखक है वो पहले तो बताते हैं कि खान पान में स्थानीयता का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, लेकिन साथ ही साथ वो चिंतित भी हैं इसके इस बदलाव को लेके, ताकि अगर पूरी तरीके से इसकी संस्कृति बदल जाएगी तो धीरे धीरे लोग अपनी गुणवत्ता खोते जा रहे हैं, अपनी खान पान की संस्कृति की गुणवत्ता धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो हमें अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए यहाँ के भोजन, स्थानीय भोजनों को अपने महत्व देना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।